यहां पर एक शब्द आता है रिफॉर्म। रिफॉर्म यानी जो शेप है, जो फॉर्म है, जो अभी अवस्था है, उस अवस्था को दोबारा से रीअरेंजमेंट उसका किया जाए, उसको हम रिफॉर्म कहते हैं। इस पर एक स्टोरी बताता हूं। एक बारी स्वामी विवेकानंद ने अपनी सभा में एक आवाज लगाई कि आई नीड रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स यानी कि जो बदलाव ला सके। हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक अंदर से वो जो एक हीरोइक वाली जो फीलिंग होती है ना, वो हमारी साइकोलॉजिकल सब में होती है, दैट आई वांट टू बी हीरो, आई वांट टू बी शाइनिंग स्टार। तो मैं लाऊंगा बदलाव, मैं लाऊंगा चेंजेस, मैं लाऊंगी चेंजेस। सारे खड़े हो गए। उसने क्या पूछा था? स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि आई नीड रिफॉर्मर्स, यानी कि जो बदलाव ला सके। सब खड़े हो गए। अगली स्टेटमेंट थी स्वामी विवेकानंद की कि दोज हु कैन रिफॉर्म देमसेल्फ। सारे बैठ गए। अपने आप को कहां बदला जाता है? रिफॉर्म यानी कि बदलाव तो लाना चाहते हैं, मगर हम खुद में नहीं। तो इस स्टोरी से ये जुड़ा हुआ है रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड में जो ये लैंड के रिफॉर्म्स नहीं है, बेसिकली लैंड से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम थे ना, जैसे जमींदारी सिस्टम या लैंड का वो जो छोटा छोटा पार्ट्स है उसका सिस्टम, कई सारे ऐसे सिस्टम्स थे, लगान का सिस्टम, ऐसे कई सिस्टम्स थे जिन्होंने हमें परेशान करके रखा था, हमारी खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई। दोज आर नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। यहां पर पढ़े मेरे साथ। लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स. Land reform measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational land distribution pattern and viable farming structure. Viable यानी कि जो possible changes के साथ. There was a great need of land reforms in the country like India, where majority of its population still depends on agriculture. Land reforms were required to achieve the objectives of equity in agriculture. क्या problem थी? अब यहां पर एक धन्ना सेठ है, उस धन्ना सेठ के पास ये लैंड ही लैंड है भाई, और यहां पर कई परिवार हैं बेचारे छोटे छोटे मेरे जैसे गरीब लोग, उनके पास ये लैंड है। मिसमैच है ना, देयर इज अ मिसमैच। इतने सारे लोगों के पास ये छोटी सी लैंड है। आप देखो, अभी मैं आज की डेट का एग्जाम्पल दूं आपको, अब तो खेती बाड़ी की तो हम बात नहीं कर रहे। कई धन्नाढ़ लोग हैं देश में जिनके पास, एक आदमी के पास इतनी जमीन, इतनी जायदाद, और कहीं छोटे छोटे घरों में इतने सारे लोग रहते हैं। तो इक्विटी तो नहीं थी ना। तो इक्विटी को लाना था, जिसकी लिए लैंड रिफॉर्म्स जरूरी थी। तो उसका जो सबसे पहला काम किया हमने, ये लैंड रिफॉर्म्स ही हैं। आगे वाले आंसर में भी मैं आपको यहां से क्लियर कर दूं। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? बेटा, आप किसी सरकारी ऑफिस गए, सरकारी ऑफिस गए, आपने कोई सरकारी काम कराना। अब आप सरकारी ऑफिस में यहां से घुस ही रहे थे कि यहां पर आपको एक बंदा मिला। आप जानते हो ना इसको, इस कैरेक्टर को तो आप पहचानते हो बेटा। आप कौन है? ये खड़ा था यहां पे, कहता लाओ भाऊजी मुझे दो, मैं आपका काम अंदर से करा के लाता हूं। अंदर काम होना था 100 रुपए का, इसने हमसे मांगे 5,000, क्योंकि हमें अंदर पता ही नहीं अंदर कैसे होता है, किस हम घबरा गए। तो ये इंटरमीडियरीज बीच में खत्म करने। इंटरमीडियरीज कौन थे? अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब एक ये बड़ा जमींदार आदमी, अब बड़ा जमींदार है या अंग्रेजों के पास जमीन थी, ये जमीन जो है थोड़ी थोड़ी ये 3 लोगों को देनी। अब 3 लोगों को देनी थी, इनके पास जाएं और जमीन दें, मगर बीच में और बहुत लोग थे। इसको पैसा खिलाओ, फिर इसको पैसा खिलाओ, फिर यहां तक पहुंचे। अभी इस बीच में जो पैसा खिलाया,
अंत में खेती बाड़ी के बाद इसके पास कुछ बचा ही नहीं। एक और इंटरमीडियरी था, आपने अपना खेती करी, अब आपका माल तैयार है, ये ट्रक आपका तैयार है और ये माल आपने मार्केट ले जाना। मार्केट में पहुंचने से पहले फिर यहां पर वो वही अपना बंदा खड़ा है, आप जानते हो इसको, ये फिर खड़ा है यहाँ, कह रहा है यार तू कहाँ ले जाएगा माल, तेरा माल नहीं बिकेगा अंदर, अंदर तो तेरे से 10 रुपए दे दें तेरे को पर किलो तो बहुत है, मैं तेरे से 13 रुपए किलो में लूंगा माल। ये बड़ा खुश, इसने दे दिया। इस नालायक ने अंदर जाकर यही माल 25 रुपए किलो बेचा। ये सारा साल मेहनत करता रहा और 13 रुपए पर किलो ले गया। ये नालायक कुछ नहीं किया, शराब पी के यहां खड़ा हो गया और कितने रुपए ले गया, 13 रुपए, 12 रुपए पर किलो ये भी ले गया। ऐसे इंटरमीडियरीज को खत्म करने से हमको, हमारे पास यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज बॉट 200 लाख टेनेंट्स, किराएदार, इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए कि साहब जो कहीं गलती हो भी रही थी, जो कहीं हमारा नुकसान हो रहा था, वो भी खत्म। ये पहला था लैंड रिफॉर्म। सेकेंड लैंड रिफॉर्म ये है बेटे, ये क्वेश्चन अलग नहीं है, लैंड सीलिंग। मैंने अभी आपसे एक एग्जांपल दिया था कि ये धनाढ़ व्यक्ति है और ये लैंड है इसके, और कई ऐसे बेचारे छोटे छोटे लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ये लैंड। गलत है। सरकार ने कहा दिस इज द मैक्सिमम लैंड यू कैन हैव। ये सारी लैंड जो है, ये सारी जिस पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, ये सारी लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करी। सीलिंग होता है बेटा अपर लिमिट। आपके कमरे की अपर लिमिट क्या है, आपके घर की रूफ। तो सीलिंग इज द अपर लिमिट कि भैया हमने अपर लिमिट बांध दी है, इससे ऊपर लैंड आप नहीं रख सकते। अभी थोड़े दिनों में ये नहीं आता कोविड, तो रूल आ रहा था कि एक आदमी के नाम पर 1 या 2 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं। वो रूल आ रहा था, वो चक्कर यही था। अब हम जैसे गरीब लोग जो हैं, मेरे जैसे, एक प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे नहीं है, और ये ऐसे एचएस जैसे नालायक लोग जिन्होंने वो बाहर खड़े हो होकर वो जो कमाइयां करी हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ, ये प्रॉपर्टी यहाँ, ये प्रॉपर्टी। अब एक आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी और इतने सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं, तो सरकार ने ये लैंड ली, इसके टुकड़े काटे और ये टुकड़े इनमें बांट दिए एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। इसको हम कहते हैं लैंड सीलिंग। पहला लैंड रिफॉर्म हुआ कि एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए बीच के दलाल लोग थे वो बंद कर दिए, खत्म किए। तो जो टेनेंट था, जो लैंडलेस आदमी था, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंच गया। दूसरा हमने रिफॉर्म किया कि लैंड सीलिंग बांध दी कि भैया इससे ज्यादा लैंड कोई भी अपने पास नहीं रख सकता। देन हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि लैंड सीलिंग, इंटरमीडियरीज का एबॉलिशन, और एक था इसमें, मैं एक आपको नाम अभी लिख लो, उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। उसका नाम है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। दैट नेम इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या है बेसिकली? अब जैसे यहां पर 3 लोग हैं बेटा, ए, बी और सी, तीनों गरीब लोग हैं मेरी तरह, तीनों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, ठीक है। अब ये गरीब लोग जो यहाँ अपना बेचारे काम करते हैं, अब ये ट्रैक्टर लेकर घुसा यहाँ, ये ट्रैक्टर लेकर घुसा। अब ट्रैक्टर का साइज देखो और जमीन का साइज देखो, यहाँ घुसा, घुमाने की भी जगह नहीं है बेचारे के पास, तो ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पा रहा, यहाँ पे कोई मशीनें यूज नहीं हो पा रही। सरकार ने कहा इन तीनों को आप मिला दो। ये तो मैंने अलग अलग दिखाई हैं, अलग अलग जमीनें हैं नहीं, सिर्फ बाउंड्री है। कईयों में तो सिर्फ मिट्टी की बाउंड्री होती है, कईयों में दीवार होती है, कईयों में मिट्टी की बाउंड्री होती है, कई पेड़ों से बाउंड्री बना ली। तो सरकार ने कहा यार ये तीनों को मिला लो, ज्वाइन देम। अब ये बड़ी हो गई, ये खेती आप करो, ट्रैक्टर से करो या किसी से भी करो।
अब प्रोडक्शन आपकी ज्यादा आएगी, उस प्रोडक्शन को जितनी जितनी जमीन है उसके हिसाब से आप बांट लो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 90 टन प्रोडक्शन आई और तीनों की इक्वल जमीन थी, सो 30 इसके 30 इसके 30 इसके। इंडिविजुअली कर रहे तो 20 इसके आ रहे थे, 20 इसके आ रहे थे, 20 इसके आ रहे थे। अब 20-20 की जगह कम से कम 30-30 तो हिस्से आ गया, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, इज दैट ओके? तो हमने 3 चीजें करी इसमें, लैंड सीलिंग, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एंड थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। अब अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, दिस इज ओल्ड। तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? बदलाव। कोई बदलाव आना। क्या बदलाव रातों रात आ जाता है? क्या बदलाव रातों रात आ जाता है? नहीं आता। इट टेक्स टाइम, ईयर्स टू गेट द चेंज। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन भी थी किसी एक दिन नहीं आ गई, ठीक है? ये फेसेस थे इसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के यहां पर हमारे फेसेस थे। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी यहां पर देखो आप ध्यान से, आपके 2 फेसेस में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई। फर्स्ट फेज मिड 60 टू मिड 70, मिड 70 टू मिड 80, 2 फेसेस हुए। इन 2 फेसेस में, पहले फेज में तो आपने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां तक आपने HYV सीट्स पहुंचाए, और सेकेंड फेज में 70s टू 80s के बीच में ये लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स तक ये बात आपकी पहुंच गई। होता ही है ना बेटा, कोई एक बंदे ने वो चीज को यूज करनी शुरू करी, वो बड़ी अच्छी रही, अब वो अच्छी रही, फैलते फैलते फैलते, अब जैसे कोविड की कोई दवाई आएगी, वो कोविड की दवाई एक दिन में तो सबको ठीक नहीं कर जाएगी। कहीं एक जगह यूज होगी, वहां अच्छी होगी, फिर उसकी जगह दूसरे लोग उसको यूज करना लगेंगे, फिर उस जैसे हमारे देश में आजकल अगर आपको मैं सच्ची बताऊं तो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पे चल रहे हैं हम लोग। हमारे देश में पहले ये केजरीवाल जैसे लोग नहीं थे जो ये नहीं पूछते थे कि तुम्हारे लोगों को चाहिए क्या। नाउ ही आस्क्स व्हाट डू यू एक्चुअली नीड। हमारे स्टेट में इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स आर गेटिंग बेटर। अब वो जो बेटर हो रहे हैं, if they are getting better, because of this the other states are following this। अब धीरे धीरे सारी स्टेट्स ऐसी पॉलिटिक्स अपनाएंगे, तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगी 8-10 साल में। इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन भी जब धीरे धीरे एक जगह पर HYV सीड्स यूज करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स यूज करना शुरू किए, फर्टिलाइजर से पहले मैन्योर यूज होता था, खाद, फिर केमिकल यूज होना शुरू हो गया, पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने की दवाई यूज करना शुरू कर दी हमने। तो ये सारी चीजों को यूज करते करते इसको जो हमने 60s से शुरू किया और 80s तक ले गए, ये 10-15 साल का जो पीरियड था, इसको हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, क्योंकि हमारे माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक ही दिन आ गई। नहीं, इट डज नॉट। द चेंज एज फार एज द होल कंट्री इज कंसर्न्ड, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो हमारे पास अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आई, इसका कारण था ये कि हमारी 75% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, हमारी एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट, हमारी प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो, टेक्नोलॉजी वाज आउटडेटेड, देन कंटिन्यूड एफर्ट्स many agriculture scientists, stagnation of agriculture was permanently broken by green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये सारी चीजें तोड़ी। क्या किया? सबसे पहले HYV सीड्स यूज किए, ठीक है? HYV सीड्स के साथ साथ हमने क्या यूज किया? हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए, हमने पेस्टिसाइड्स यूज किए, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करी फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देना। बेटा पानी पहले हम डिपेंड करते थे, एक राग हमें सिखाया था, वो राग हमने गाना और हमें लगता था कि बारिश आएगी और हमारे खेतों में पानी आ जाएगा। आजा रे मेघा, मेघा रे आजा, सुना आपने? वो मेघा कहते हैं बारिश को कि आजा भाई। अब ये HS कई अभी थोड़ी देर पहले गा रहा था, जो बारिश आई ना, आप देखी होगी आपने घर के बाहर, ये गा रहा था ये राग।
तो पहले हम जो है इस पे डिपेंडेंट थे, अब राग की जगह हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आ गए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने वहाँ इरिगेशन के लिए मॉडर्न टूल्स, टुलू पंप्स वगैरह ये सब लगाने शुरू किए, जमीन के अंदर से पानी निकाला और जमीन को दे दिया बात। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज में हम कहाँ गए और सेकंड फेज में हम कहाँ गए। दिस वाज अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में मुझे नहीं लगता आपको और कुछ बताने की जरूरत है, यू नो व्हाट इज ग्रीन। एक और क्रांति भी आई थी बेटा 70s में, कैन यू नेम निशांत व्हाट वाज दैट क्रांति, व्हाट वाज दैट रेवोल्यूशन? तो पता नहीं। व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं, जिसमें अमूल ने बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अच्छा वो निभाया। श्वेत क्रांति दूध को लेकर आई थी, जो दूध वेस्ट हो रहा था वो दूध यूटिलाइज होना शुरू हो गया, जो दूध कहीं लग नहीं पा रहा था वो लगना शुरू हो गया, दैट इज श्वेत क्रांति। खैर अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, हमारे लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जरूरी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ गया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे पूछ रहा है बेसिकली। अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। बेटा पहले अगर खेती कम हो रही थी तो अपने घर में ही लग गया जो बना, अब चूंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हम अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, टुलू पंप्स, इनकी वजह से हम खेती बाड़ी में प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे। तो जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे तो हमारे पास सरप्लस भी हमें मिलने लग गया। हमारे पास, हमने इतनी खेती करी, ये तो खुद खा लिया, और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास सरप्लस भी आया, ये हम ले गए मार्केट, बाजार ले गए और बाजार में बेचा। तो दिस इज वन इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के हम मार्केटेबल सरप्लस पर आ गए। सेकेंड, हमारे पास बफर स्टॉक। बफर स्टॉक के भले बुरे समय के लिए हमारे पास स्टॉक था, हमारे पास खेती थी। जैसे बफर स्टॉक, ये बेटा अभी आप समय देख लो, कोविड के टाइम पे अगर खेती नहीं हुई फिर भी हमारे पास थी प्रोडक्शन, तो दैट इज बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होने लगा, जो कि अब कोविड के टाइम पे सोच लो हमारे पास बफर स्टॉक है तो देश बच गया, क्योंकि खेती अगर रोक दी किसान ने कोविड में, खेती नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन फर्दर नहीं हो पा रही, लेकिन हमारे पास पुराने अगर स्टॉक पड़े हैं बफर में तो हम उसको यूज कर सकते, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें ये फायदा दिया। देन नेक्स्ट इज बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स। मेरे जैसे गरीब लोगों को बड़ा फायदा हुआ। छोटी सी लैंड में हमने बहुत सारी प्रोडक्शन करी, उस प्रोडक्शन से खुद भी खा लिया और मार्केट में भी बेचा। तो दिस वाज बेनिफिट फॉर अस, जिनके पास जमीन कम थी मगर खेती ज्यादा चाहिए थी, तो लो इनकम ग्रुप को काफी फायदा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। अगला सवाल है बेटा हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन से ही जुड़ा, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में रिस्क क्या थे। बेटा जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमने वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद करी और हमने केमिकल फार्मिंग शुरू कर दी। ऑर्गेनिक फार्मिंग थी बेटा जहां हम खाद यूज करते थे और फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते थे, जहां हम केमिकल यूज नहीं करते थे, हमने केमिकल यूज करना शुरू किया। तो उसके नुकसान हमें क्या हुए? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। जो HYV सीड्स थे उसमें पेस्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस थे। पेस्ट यानी वो जो कीड़े होते हैं, तो उसका पेस्ट अटैक के बड़े ज्यादा चांसेस उससे बढ़ गए। देन रिस्क इन इंक्रीज ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। ये कैसे हुआ? जिनके पास तो इनकम ज्यादा थी उन्होंने तो अपना ये खेती कर ली, इससे HYV सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन यूज करी, एंड दे डिड इट। बट जिनके पास इनकम कम थी वो तो नहीं कर पाए। तो इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज हो गई कि भाई जिनके पास पैसा था सीड्स खरीदने का, टुल्लू पंप लगाने का, फर्टिलाइजर्स खरीदने का, क्योंकि ये चीजें महंगी आती, तो वो जो है उनसे उन्होंने, जिनके पास था उन्होंने खरीद लिया और उनकी खेती बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई। जिनके पास नहीं थे वो और गरीब हो गए। इज दैट ओके? गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हैं ये हमारे नेगेटिव इफेक्ट्स। डिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर का क्या रोल है?
पहला ये रोल है कि हमारे को नीड क्यों थी पब्लिक सेक्टर की, हमारा प्राइवेट सेक्टर कहां पर फेल हो गया। बेटा कहीं ऐसी जगहें थी जहां पर कैपिटल चाहिए थी बहुत सारी, लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल थी नहीं। अब जैसे रेलवेज वाला काम है बेटा, रेलवेज वाले काम में हमको चाहिए था बहुत सारा पैसा, रेलवेज बिछाना, रेल चलाना देश में। सोचो एक छोटा सा हवाई जहाज अगर 250 करोड़ का 300 करोड़ का आता है तो ट्रेन कितने की आती होगी? पूरी ट्रेन अगर 200-250 करोड़ का एक हवाई जहाज आता है तो पूरी ट्रेन तो मेरे ख्याल से 20-20 हजार करोड़ की होती होगी, 10,000 करोड़ की एक ट्रेन। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी, बड़ा टाइम हो गया उस बात, तो अब तो मुझे याद नहीं। तो वो जो अब वो ट्रेन खरीदना, ट्रेन की पटरियां बिछाना, ये कहाँ संभव है बेटा? एक प्राइवेट सेक्टर के लिए दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। तो पब्लिक सेक्टर के पास तो पैसा था इस तरह की सुविधाओं के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास तो नहीं था। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बेटा कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर कहता है सॉरी मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि उसको वहां प्रॉफिट का इंसेंटिव नहीं दिखता। सरकार तो ऐसे काम कर लेती है जहां प्रॉफिट नहीं दिखता, तब भी सरकार काम करती है, मगर प्राइवेट सेक्टर वहां काम नहीं करता जहां प्रॉफिट नहीं दिखता। लेकिन वो देश की तरक्की के लिए अगर जरूरी है तो वो प्राइवेट सेक्टर वो तब भी नहीं करता, वो कहता है भाई मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, तो वहां पब्लिक सेक्टर काम करता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। बेटा अगर सारी चीजें हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो हमारा सोशल वेलफेयर की बैंड बच जाएगी। आप इलेक्ट्रिसिटी देखिए, प्राइवेट सेक्टर को दिया और बिल देखिए, बेहतरीन बिल आते हैं, बिल। तो उस ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो धूमिल हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर चाहिए। तो ये सवाल था कि हमारे को पब्लिक सेक्टर चाहिए क्यों। एक, कि हमारे पास कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके। दूसरा, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव ही नहीं है पैसा लगा। और तीसरा, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्राइवेट सेक्टर पूरा नहीं करता। इज दैट ओके?